हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप सबने देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में अपन बैंकों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, रीट लेवल 2 एसएसटी में जो सिलेबस में नया टॉपिक ऐड हुआ है बीमा और बैंकों के बारे में। तो बीमा और बैंकों के प्रकार, रिजर्व बैंक और इसके अलावा आपके सहकारी संस्थाएं, उपभोक्ता मामले, ये सब टॉपिक नए ऐड हुए हैं रीट लेवल 2 एसएसटी सिलेबस में। और दोस्तों, सिलेबस में कोई चीज़ ऐड हुई है, इसका मतलब है वहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको ये जो पोर्शन है इसको जरूर अच्छे से कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बैंकों के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। बैंक जो है वो जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार में जो मुद्रा का जो भाग होता है उसका हिस्सा होते हैं बैंक। और बैंक जो अपने संविधान की 7वीं अनुसूची में बैंकों के बारे में दिया गया है। तो आपको दो बात ध्यान में रखनी है। कौन सी? एक तो बैंक जो है वो वित्तीय बाजार में जो मुद्रा का भाग होता है उससे संबंधित होते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में बैंकों का उल्लेख किया गया है। ये दोनों बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि बैंकों का जो इतिहास है वो कैसा बैंकों का इतिहास रहा है। इतिहास से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बैंकों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा अपन अध्ययन करते हैं कि बैंकों का क्या इतिहास रहा है, भारत में बैंकों की स्थापना कैसे हुई है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 1770 में कलकत्ता में बैंक की स्थापना हुई। किस बैंक की स्थापना हुई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किस बैंक की स्थापना हुई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहाँ स्थापना हुई? कलकत्ता में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में। कब होती है? 1770 में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद 1770 के बाद आपको ध्यान में रखना है 1806, 1840 और 1843। ये 3 डेट ध्यान में रखनी है। इन 3 डेट में 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों की स्थापना भारत में हुई है। 1806 में कहाँ हुई? 1806 में हुई बंगाल में। 1840 में बॉम्बे में स्थापना होती है, प्रेसिडेंशियल बैंक की स्थापना होती है। और 1843 में मद्रास में इन 3 बैंकों की स्थापना होती है। 1806 में बंगाल में, 1840 बॉम्बे में, 1843 मद्रास में 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों की स्थापना हुई। और इसके बाद 1861 में इनको एक कार्य दिया जाता है। क्या कार्य दिया जाता है? नोट निर्गमन का कार्य। नोट निर्गमन का कार्य इनको दिया जाता है। ये तीनों बैंक मिलकर क्या काम करते थे? नोट निर्गमन का कार्य अर्थात नोट जारी करते थे। 1861 में ये काम किया जाता था। उसके बाद डेट है 1865। 1865 में एक बैंक की स्थापना होती है जिसका नाम है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। कब हुई? 1865 में। ये बैंकों के इतिहास की अपन बात कर रहे हैं। आगे बैंकों के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बहुत नॉलेज अपने को बैंकों के इतिहास के बारे में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो बैंक 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई और ये सबसे पुराना बैंक है। सबसे पुराना बैंक सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकारी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। आपको ये ध्यान में रखना है। कब इसकी स्थापना हुई? 1865 में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना होती है। कब होती है? 1881 में इसकी स्थापना होती है। और ये जो बैंक है इसका संचालन, जो संचालन का कार्य है, इसका संचालन का कार्य भारतीयों के द्वारा किया जाता था। तो भारतीयों के द्वारा संचालित बैंक कौन सा है? 1881 में स्थापना होती है, अवध कॉमर्शियल बैंक है। इसके बाद बात करते हैं आगे 1894। 1894 में पीएनबी की स्थापना होती है। 1894 में पीएनबी की स्थापना होती है
और ये पीएनबी बैंक पहला ऐसा बैंक है जो भारतीयों के द्वारा ही स्थापित किया गया है। आप डेट देख रहे होंगे 1800 डेट है, इस समय ब्रिटिश का राज था। तो पीएनबी की स्थापना भारतीयों द्वारा की गई, कब की गई? 1894 में। इसके बाद आगे बात करते हैं 1894 के बाद अब आते हैं 1913 और 17। ये जो टाइम है 1913 से 17, इस टाइम पीरियड को बैंकिंग वित्तीय संकट काल का टाइम बोला जाता है। बैंकिंग वित्तीय संकट अर्थात बैंकों पर इस समय बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था। किस वजह से आया था? क्योंकि 1813 से 17 के बीच आर्थिक संकट आने का कारण था विश्व युद्ध। इस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इस वजह से बैंकों के ऊपर काफी तगड़ा आर्थिक वित्तीय संकट आया था। इसके बाद 1914-15 में एक आयोग गठित होता है। 1914-15 में चेम्बरलिन आयोग गठित होता है। ये जो चेम्बरलिन आयोग था, इसकी मांग थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। 1914-15 में कौन सा आयोग गठित होता है? चेम्बरलिन आयोग। और इसकी क्या मांग थी? केंद्रीय बैंक की स्थापना हो, एक ऐसा बैंक हो जो सभी बैंकों को रेगुलेट कर सके। ये मांग किसकी थी? चेम्बरलिन आयोग की थी। चेम्बरलिन आयोग कब बना था? चेम्बरलिन आयोग 1914-15 में चेम्बरलिन आयोग बना था और इसकी क्या मांग थी कि एक केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं 1921। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। कैसे की जाती है? ये जो 3 बैंक हैं, इन तीनों बैंकों को एक जगह इकट्ठा करके 1921 में एक बैंक की स्थापना की गई, जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापना हुई? 1921 में हुई। कैसे हुई? ये जो स्टार्टिंग में 3 बैंक मैंने बताए थे, जिनका काम नोट निर्गमन का काम था, 1806, 1840 और 1843, इन तीनों बैंकों को एक करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। यहाँ तक आपको बात ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, ये थोड़ा बहुत इतिहास है, इसके आगे और बात करते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी है 1921 तक। उसके बाद है 1926, 1927। 1926-27 में एक आयोग बना था जिसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग नाम ध्यान में रखना है। 1926-27 में हिल्टन यंग आयोग, ये एक आयोग बना था और इस आयोग की भी क्या मांग थी कि भारत में बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक नियंत्रण संस्था होनी चाहिए, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। हिल्टन यंग आयोग, यही मांग किसकी थी? चेम्बरलिन आयोग की थी कि भारत में केंद्रीय बैंक हो, और यही मांग हिल्टन यंग आयोग की है कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। तो दोस्तों, हिल्टन यंग आयोग की मांग को ध्यान में रखते हुए एक आरबीआई एक्ट जारी किया जाता है। आरबीआई एक्ट बनाया जाता है 1934 में। आरबीआई एक्ट बना 1934 में। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर 1934 में आरबीआई एक्ट बना, और आरबीआई एक्ट को लागू करने के रूप में 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 1 अप्रैल 1935। चूंकि आपके सिलेबस में आरबीआई के बारे में भी दे रखा है, तो आपको ये डेट जरूर ध्यान में रखनी है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक की स्थापना होती है। कैसे होती है? आरबीआई एक्ट बना था 1934 में। कैसे बना था? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर बना था। हिल्टन यंग आयोग कब बना था? 1926-27 में हिल्टन यंग आयोग बना था, और इस तरह आरबीआई की स्थापना होती है। तो यहाँ तक ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में स्थापित हुआ। सबसे पहले भारत में 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान
के नाम से कलकत्ता में बैंक स्थापित होता है। 1806, 1840 और 1843 बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में 3 बैंकों की स्थापना हुई और तीनों बैंकों को एक करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1861 में इनका जो काम था नोट निर्गमन का कार्य था, और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये जो बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम भी वही काम रहा जो इन तीनों बैंकों का काम था। क्या काम था? नोट निर्गमन, अर्थात नोट जारी करना, नोट जारी करना, यही काम किसका था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का था। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है, जो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक माना जाता है। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना होती है, जिसका संचालन किनके द्वारा किया जा रहा था? भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था। 1894 में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है, जो किनके द्वारा स्थापित था? भारतीयों के द्वारा, पूर्णतः भारतीयों के द्वारा स्थापित बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद आगे बात करते हैं 1913 और 1917। ये क्या था? वित्तीय संकट का काल था। किस वजह से था? विश्व युद्ध के कारण। 1914-15 में चैम्बरलिन आयोग बनता है, जिसकी मांग थी केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, तीनों बैंकों को एक जगह करके नोट निर्गमन जारी करना, ये इसका काम था। हिल्टन यंग आयोग बना 1926-27 में, और हिल्टन यंग आयोग की मांग थी कि भारत में एक रेगुलेट करने के लिए, बैंकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, जो बाद में सिफारिशों को ध्यान में रखकर 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया, और इस एक्ट को लागू करने के रूप में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। यहाँ तक आपको बात ध्यान में रखनी है। दोस्तों, यहाँ तक अपन ने देखा कि 1 अप्रैल 1935 तक आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद आगे बात करते हैं 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949, चूंकि इस डेट तक भारत स्वतंत्र हो चुका था, आज़ाद हो चुका था, तो 1 जनवरी 1949 को जो आरबीआई बैंक था, उस बैंक का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अर्थात ये जो बैंक था आरबीआई, ये सरकार के अंडर आ गया था, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अर्थात अब ये एक सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था हो गई थी। और इस समय जो आरबीआई था, उसके जो गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि आरबीआई भी आपके सिलेबस में अलग से दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक है। तो 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इस समय जो गवर्नर थे आरबीआई के, उनका नाम था सीडी देशमुख। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को ही एक काम और होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कब बना? 1 जनवरी 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंकों के ऊपर रेगुलेट करने के लिए, अर्थात बैंकों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना। अगर अपन वर्तमान की बात करें तो बैंकों के ऊपर एक तो जो मैंने पहले बताया था आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये दोनों जो एक्ट है वो बैंकों को नियंत्रण करते हैं। ये जो दोनों एक्ट हैं, ये दोनों कानून बैंकों के ऊपर लागू होते हैं। दोनों कानून बैंकों को लागू करते हैं, उनको नियंत्रण करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो 1934 का एक्ट है और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये बैंकों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं, इनके थ्रू नियंत्रण स्थापित किया जाता है। आगे बात करते हैं 1 जुलाई 1955 की। 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को क्या होता है? 1 जुलाई 1955 को एडी गोरवाला समिति बनी।
एडी गोरवाला समिति। एडी गोरवाला समिति बनी, आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 1 जुलाई 1955 को एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर जो इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक जो मैंने आपको बताया था कि 1806, 1840 और 1843, ये जो 3 बैंक सबसे पुराने थे भारत में, इन 3 बैंक को एक जगह करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ये आपको पता है। 1 जुलाई 1955 को एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर ये जो इंपीरियल बैंक था, इसका भी राष्ट्रीयकरण करके कौन सा बैंक बनाया? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक जो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो 3 बैंक थे स्टार्टिंग में, उनको एक जगह करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे जो डेट है 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। ये जो 14 बड़े बैंक थे, इनकी जो जमा पूंजी थी वो 50 करोड़ या इससे अधिक, जो भी बैंक उस समय 50 करोड़ या इससे अधिक की जमा पूंजी रखते थे, उनको उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस समय जो गवर्नर थे, किसके गवर्नर? आरबीआई के गवर्नर जो थे वो थे एल के झा। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। जिस समय एल के झा गवर्नर थे, उस समय 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उनकी जो जमा पूंजी थी वो 50 करोड़ थी। इसके बाद आगे बात करते हैं। 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया और इनकी जो जमा पूंजी थी, इनकी जमा पूंजी 200 करोड़, ये फिगर भी आपको ध्यान में रखना है। 200 करोड़ जमा पूंजी, जिन बैंकों की 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी थी, उन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया 15 अप्रैल 1980 को। और इस समय भारत के जो गवर्नर थे, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे, उनका नाम था आईजी पटेल। तो आईजी पटेल उस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे जब इन 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उनकी जमा पूंजी थी 200 करोड़। इसके बाद 1991-92 में एक समिति बनती है जिसका नाम था नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति बनती है 1991-92 में और इसका जो काम था वो था बैंकों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नई समिति बनती है जिसका नाम है नरसिम्हन समिति। तो दोस्तों, ये बैंकों के इतिहास के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। इसमें आपको सबसे जो ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है वो आरबीआई की स्थापना कैसे होती है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कैसे होती है, और ये जो घटनाक्रम जैसे जैसे हुआ उस समय गवर्नर कौन था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और 1934 का जो एक्ट था, ये दोनों एक्ट भारत के बैंकों पर इस समय भी लागू है। 1 जुलाई 1955 को एडी गोरवाला समिति बनती है और इस समिति के सिफारिश पर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 3 बैंक जो पुराने थे, उन तीनों बैंकों को एक करके इंपीरियल बैंक बनाया गया और उसी से एसबीआई बैंक बना है। 19 जुलाई 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी और इस समय जो गवर्नर थे एल के झा उनका नाम था। 15 अप्रैल 1980 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया गया। जमा पूंजी कितनी थी? 200 करोड़ रुपए। गवर्नर आईजी पटेल थे। इसके बाद 1991-92 में एक समिति बनती है जिसका नाम है नरसिम्हन समिति। इस समिति का काम था कि बैंकों के ऊपर अच्छे से और भी नियंत्रण स्थापित किया जाए, बैंकों को अच्छे से रेगुलेट किया जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में अपन
थोड़ी बहुत और इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद बैंकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि बैंकों के कितने प्रकार होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।